बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर। पीएम मोदी ने रखी अमृत योजना की आधारशिला। तो अमृत भारत योजना के तहत होगा कायाकल्प। उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प इस योजना के तहत होगा। अमृत भारत योजना के तहत इसका शिलान्यास किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पीएम मोदी ने रखी है अमृत भारत योजना की आधारशिला। ये बड़ी खबर। उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का भी इस योजना के तहत कायाकल्प होगा। अमृत भारत योजना के तहत ही ये शिलान्यास भी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत आधारशिला रखी है। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहां आधारशिला रखी है, तो वहीं 3 रेलवे स्टेशन इसमें उत्तराखंड के भी हैं जिनका कायाकल्प होना है। क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? जी, निश्चित तौर पर देखा जाए तो अमृत भारत योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के जो 3 रेलवे स्टेशन है उसका आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से रखी है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। जो राजधानी देहरादून से नजदीक हर्रा वाला स्टेशन है इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार का जो रुड़की स्टेशन है उसको शामिल किया गया है। और अगर कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं का जो लाल कुआं स्टेशन है उसको शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है। कायाकल्प जो स्टेशनों का जो रख रखाव है और किस तरीके से अब स्टेशनों को और अपडेट किया जाएगा, इसको अब ध्यान में रखते हुए यह काम किया गया है। उत्तराखंड के 3 स्टेशन जो हैं इसमें शामिल हैं और देश भर के 500 कुछ जो स्टेशन है उसको शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात दी है। और जो उत्तराखंड के जो यह तीनों स्टेशन है इनका कायाकल्प होगा और बदलाव भी किए जाएंगे। तमाम सारे बदलाव देखने को आने वाले समय में इस स्टेशनों पे मिलेंगे। कार्यक्रम में अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम सारे जो नेता थे वह मौजूद रहे। और कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात जरूर होने वाली है कि जो यह 3 स्टेशन है इनका कायाकल्प अब होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअल रूप से शुभारंभ भी कर दिया है। जी बिल्कुल। नवीन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इन 3 रेलवे स्टेशनों का इस योजना के तहत कायाकल्प होना है, क्या इसको लेकर के कोई डेडलाइन भी निर्धारित की गई है कि इतने समय के अंदर इनका कायाकल्प हो जाएगा और ये फिर से जो है सुचारू रूप से चलेंगे? जी, निश्चित तौर पर अगर स्टेशनों की बात की जाए तो वहां पर संचार जो व्यवस्था है वो लगातार चल रही है। लेकिन कायाकल्प की बात की जाए, अपडेट किस तरीके से किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी जिससे स्टेशन पूरी तरीके से सुंदर बनाया जाए, तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं चल रही है। हालांकि जो स्टेशनों का कायाकल्प है उसका कार्य भी अब जल्द ही शुरू हो जाएगा और साथ ही आने वाले समय में जल्द ही यह देखने को मिलेगा कि ये जो तीनों रेलवे स्टेशन को जो चिन्हित किया गया है उनमें अत्याधुनिक सुविधाओं का भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर उत्तराखंड के लिए होने वाली है कि जो उत्तराखंड के 3 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। हरिद्वार का रुड़की स्टेशन हुआ, राजधानी देहरादून का हर्रा वाला स्टेशन और लाल कुआं स्टेशन, इन तीनों स्टेशनों को प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है और जल्द ही आने वाले समय में इसका कायाकल्प का कार्य जो है वह शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर के जो यात्री अब उनमें भी कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल होगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड एक पर्यटन नगरी है, एक देवभूमि, और ऐसे में यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में हर साल यहाँ पर यात्री पहुंचते हैं। अब रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होंगी। जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो राजधानी देहरादून की मैं बात करना चाहूंगा कि राजधानी देहरादून के जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, इस पर काफी दबाव देखने को मिलता है, जिसको लेकर अब हर्रा वाला स्टेशन को अपडेट करने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों की सुविधा है उसका भी विशेष रूप से ध्यान भी रखा जाएगा और जो यात्रियों का दबाव जो ट्रेनों पर भी पड़ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं वह दबाव भी कम होगा और जो यात्री हैं आवागमन की सुविधा भी उनको बढ़ने को मिलेगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है राजधानी देहरादून के लिए
कि जो हर्रावाला का स्टेशन है उस पर राजधानी देहरादून का जो दबाव है वह कम होता हुआ अभी नजर आएगा, क्योंकि जो यात्री हैं आधा दबाव हर्रावाला स्टेशन पे पड़ेगा और आधा दबाव जो है वो देहरादून के स्टेशन पर पड़ेगा। लेकिन यह आने वाले समय में पता चल पाएगा कि कौन सी जो यात्री हैं जो हर्रावाला स्टेशन से यात्रा कर पाएंगे और राजधानी देहरादून से यात्रा कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपडेशन की बात की जाए तो एक बड़ी सौगात जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उत्तराखंड को दी गई है और यह जो स्टेशन का जो कायाकल्प है वो आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। तो यात्रियों की सुविधाओं का भी इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इन तमाम सारे विषयों को लेकर स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने का दावा कर रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से खास बातचीत की है, जिसमें निशंक ने बताया कि कांग्रेस को इस बार फिर 5 लोकसभा सीट पर पटखनी दी जाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे है कि मेरा माटी मेरा देश एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें देशभक्ति से लोग ओतप्रोत अपने आप को उसमें महसूस करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ देशभक्ति का काम सिर्फ एक नाम दिया जा रहा है, जबकि अग्निवीर जैसी योजना को बना करके जरूर भाजपा ने कहीं ना कहीं देशभक्ति से अपने आप को हटा दिया है। उनकी सोच ही ऐसी है। जिस अग्निवीर के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, यदि किसी युवा में देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा तो वो जिस क्षेत्र में भी जाएगा उस क्षेत्र में मैदान को मारेगा। अब उनकी सोच ही इतनी है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ये अग्निवीर है क्या योजना। अग्निवीर जो योजना है उसको थोड़ा सा समझ लेते, समझ होती तो, क्योंकि जिस पर जितनी समझ होगी वही तो बोलेगा। अब ये अमृत योजना के बारे में ये कहते देशभक्त, आप कह रहे हैं कि अपना देश अपनी माटी, देशभक्ति का जज्बा तो पैदा तब होना है। ये कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद, वो कांग्रेस और थी जिसने देश के लिए कुर्बानी दी। ये देश की आजादी के बाद ये कांग्रेस जिसने सत्ता पर बैठ करके उस देशभक्ति का कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया, वो कांग्रेस कुछ और है। इसीलिए तो निपट गई देश से कांग्रेस। उनको समझ में ही नहीं आता है देशभक्ति क्या है। आप जरा देखिए ना पिछले 60 वर्ष का इतिहास, कहां पर ला करके चौराहे पर छोड़ दिया था कांग्रेस ने देश को। इसलिए उनको समझ में नहीं आते मेरा देश मेरी माटी। ये जो 15 अगस्त का दिन है ये पूरे देश के लिए, बच्चे बच्चे के लिए स्वाभिमान, सम्मान और देश की आत्मा से जुड़ा विषय है। देशभक्त बच्चा बच्चा भी इस योजना से अपने को जोड़ेगा। जैसे तिरंगा की यात्रा की थी, ऐसे अपना देश अपनी माटी 15 अगस्त को पूरे देश के अंदर एक नया उत्साह और उमंग आएगा। तब कांग्रेस को समझ में आएगी देशभक्ति क्या होती है। सर, अभी जो उत्तराखंड को 951 करोड़ रुपए मिला है, इस पर कांग्रेस का कहना है कि ये 951 करोड़ सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि 951 करोड़ के रूप में एक ऋण दिया गया है उत्तराखंड को। तो यदि केंद्र सरकार को उत्तराखंड से इतना ही प्यार है तो वो ऋण ना दे करके इसको 951 करोड़ रुपए एक सौगात के रूप में देती। ये वो कांग्रेस बोलती है जिसने कहा था कि उत्तराखंड का निर्माण हमारी लाश पर बनेगा। इनको तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं उत्तराखंड पे बोलने का। दूसरे में इनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही मैंने कहा ना, जब समझ ना हो तो जरा पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत है। उनको मालूम नहीं है कि ये जो पैसा हमको मिल रहा है ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उत्तराखंड, जिसमें 9:10 का रेशो होता है। 90% भारत सरकार का अनुदान होता है, 10% केवल प्रदेश को अपना लगाना होता है। उनको पता ही नहीं है। तो जिनको पता ही नहीं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो उत्तराखंड के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रात दिन खप रहे हैं और भारत सरकार से पैसा ला रहे हैं ताकि इस राज्य को प्रगतिशील राज्य, विकसित राज्य की श्रेणी में एक मॉडल स्टेट हम बना सकें। उस दिशा में मेरा काम चल रहा है। राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया है, इसके बाद लगातार कांग्रेस कह रही है कि उनका बब्बर सरे अब संसद में दहाड़ेगा, एक तूफान आ गया है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या राहुल शेर को आप बब्बर शेर के रूप में मानते हैं या तूफान के रूप में आप संसद में देखते हैं? आपने नहीं देखा बब्बर शेर को? सभी ने तो देखा है।
और तूफान को भी देखा और आंधी को भी देखा है। जब उन्होंने कहा मैं बोलूंगा तो ये हो जाएगा, और खोदा पहाड़ निकली चुईया। ऐसी बात क्यों कहते हैं जिसमें दम ना हो? अरे उतनी ही बोलना चाहिए इतना जितना। ऐसा है, हमारी पुरानी कहावत है, लोगों की, पुराने बुजुर्गों की, उतने ही लंबे पांव करो जितनी लंबी चादर हो। यदि चादर छोटी हो और पांव ना हो तो नग्नता दिखाई देगी। तो मेरा सुझाव है उनको उतनी ही बातें करें वो। तो हमारे साथ थे हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने बेबाकी से बताया कि हरिद्वार से यही विजय घोषित करेंगे, यही विजय हासिल करेंगे, क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। और जहां बात रही हरीश रावत की, तो वो बिल्कुल इनके समकक्ष नहीं है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चौथा हाजिर होंगे। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। भाजपा में फिर से दायित्व के बंटवारे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में देहरादून से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जो संवैधानिक पद है उस पर दायित्व निर्धारित करना चाहिए। उनका कहना है कि इस विषय पर काफी समय से मंथन जारी है, जल्द ही दायित्वों का बंटवारा होगा। और साथ ही बताया कि इस बारे में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुझे तो कोई बेताबी दिखती नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ संवैधानिक पद हैं सरकार में, पहले भी लोग उन दायित्वों पर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो श्रेणी के कार्यकर्ता हैं जो उसमें लाए जा सकते हैं और उनके माध्यम से सरकार के और संगठन के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उन पर निर्णय होना है। और लगातार आप देख रहे हैं मीडिया में भी बातें आती हैं, और जो उसके लिए अधिकृत जो हमारे संगठन में कार्यकर्ता हैं वो समय समय पर बोल भी रहे हैं कि हम जल्दी उसको करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जल्दी आपको कुछ दायित्वों पर हमारे कार्यकर्ता दिखाई पड़ेंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में देहरादून में स्थानीय कार्यक्रमों और स्थानीय वीरों के आंगन से मिट्टी को दिल्ली के कर्तव्य पथ तक पहुंचाने को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अभियान को सफल बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत स्थानीय वीरों की आवाजों पर उनके नाम की हिंदी भाषा में सुलभ पटकियां लगाई जाएंगी। आजादी का जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक बड़ा अभिनव कार्यक्रम पूरे राज्य के लिए और पूरे देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसका नाम मेरी माटी मेरा देश अभियान है। और ये अभियान जो है हमारा 9 अगस्त से और 15 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें जो हमारे पौड़ी जिले के 1174 ग्राम पंचायतें हैं और जितने हमारे नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, यहाँ हर जगह कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक शहीद के घर से जो है मिट्टी लाई जाएगी और ब्लॉक में इकट्ठा करने के बाद फिर ये जिले में आएगी, और 15 ब्लॉकों से एक एक प्रतिनिधि वो दिल्ली कर्तव्य पथ पे इसको ले जाएंगे।
तो वहीं देवभूमि में जहां कई जगहों पर बाढ़ और जल भराव और बारिश का सैलाब देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मौसम की मार ने यहां के लोगों के जीवन पर असर डाला है। कई स्थानों पर बारिश के कारण हादसों की खबर सामने आई है। बता दें कि रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में भीषण हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में अब तक 20 लोगों के आने की सूचना है। हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य जारी है। तो वहीं गौरीकुंड हादसे के बाद सचिव आपदा प्रबंधन के निर्देश जारी किए हैं कि चारधाम यात्रा मार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। जितने भी लोग बाहर से आकर रह रहे हैं उन सभी लोगों का सत्यापन किया जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ चुके। नवीन, जिस तरीके से अब लगातार बाढ़ और बारिश का कहर एक तरफ देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब आदेश भी जारी किए गए हैं कि जो भी लोग बाहर से आकर उत्तराखंड में रह रहे हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के तमाम सारे जिले हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। पिछले दिनों की बात करें तो जो गौरीकुंड का जो मामला सामने आया था, जहां पर मलबे से दबने से कई लोग हताहत हुए थे, इसको लेकर अब आपदा प्रबंधन विभाग ने भी कार्य शुरू कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी सेंसिटिव जोन है उसे चिन्हित करने का काम किया जाएगा और जो लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार यह शिकायतें जरूर आती हैं और खबरें भी सामने आती हैं कि कई जगहों पर बरसात होने की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं और जान मान की भी हानि होती है। इसको लेकर अब जो चिन्हीकरण का काम भी शुरू किया जाएगा। जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ों पर तमाम सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर अवैध रूप से जो दुकानें और भवन बना लिए जाते हैं। इसको लेकर अब आपदा प्रबंधन विभाग भी चिन्हीकरण का काम करेगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी समस्या फिर ना आने पाए। इसको लेकर अब आपदा प्रबंधन विभाग चिन्हीकरण का काम किया जाएगा और जहां पर अवैध रूप से कोई भी दुकान या भवन दिखाई पड़ेगा तो वहां पर ध्वस्तीकरण का काम भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग अपनी लगातार चेतावनी भी जारी करता रहता है और मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए फिर से चेतावनी जारी की है कि जो राजधानी देहरादून समेत तमाम सारे जिले हैं वहां पर एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। इसको लेकर जो अगर बात की जाए, शासन और प्रशासन अपनी तैयारियों में भी लगा हुआ है और अगर कोई भी दुर्घटना या घटना फिर से ना घटने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग भी अपनी मॉनिटरिंग का काम शुरू कर दिया है और तमाम सारे जो सेंसिटिव जोन है वहां पर चिन्हीकरण का काम किया जाएगा और यात्रियों को भी जागरूक करने का काम किया जाएगा कि वह यात्री जो है उस सेंसिटिव जोन में ना जाए जहां पर भूस्खलन या भूधसाव की ऐसी समस्या आ रही है। इसको लेकर अब आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी तैयारियों को पूरा करने का काम किया गया है। इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि वह मौसम का मिजाज देखते हुए तमाम सारी जो जिले हैं उनकी मॉनिटरिंग का काम करें और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करें। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के देहरादून के भोपाल पानी ग्रांट में गंभीर जल भराव हो गया है। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम ने प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान चलाया। आईएमडी के अनुसार जिले में भारी बारिश की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि 8 अगस्त तक 1 या 2 दौर की बारिश का गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तो वहीं टिहरी जिले के ग्राम मरोड़ा में देर रात बादल फटने से एक घर की दीवार टूट गई। इस दौरान घर के अंदर सो रहे 2 बच्चों की मलबे में दबने से मौत हो गई। तो वहीं हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ के ग्वाड़ में बादल फटने की सूचना है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और ऐसे में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लोगों के बीच नफरत की आग फैलाकर तुष्टीकरण की राजनीति करना भाजपा का एजेंडा है। इसलिए जगह जगह आंतरिक झगड़े करवाकर गृह युद्ध जैसी हालात पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही है जिन्होंने आपसी भाईचारे और शांति का पैगाम देने का काम किया है, इसलिए पूरी भाजपा उन्हें षड्यंत्र का शिकार बनाने के लिए जुटी हुई थी। हिंसा तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, हिंसा फैलाना, आपसी भाईचारे को समाप्त करना, इस देश की एकाग्रता को समाप्त करना इनका लक्ष्य लगता है मुझे। और देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएं ऐसा मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है।
तो अपने चुनाव जीतने के चक्कर में और ये नफरत फैलाने के चक्कर में आग इन्होंने जो लगाई है उसको बुझाना ये नहीं जानते। अवश्य ये जो नफरत की दुकान है, इसमें जो नफरत का बाजार है, इसमें मोहब्बत की दुकान अवश्य राहुल गांधी जी ने खोली है और हम सब उनके साथ हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।